विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ठीक है, कल मुगल प्रशासन पढ़ रहे थे हम। मुगल प्रशासन में हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे थे सबसे पहले। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रांतीय प्रशासन पढ़ना है। उसके बाद मैंने बताया था आपको जिलों या सरकारों का प्रशासन पढ़ना है, फिर परगनों का प्रशासन पढ़ना है, और कहाँ तक पढ़ना है, लास्ट में जाते जाते गांव तक का प्रशासन पढ़ना है। कहाँ तक का पढ़ना है? तो अभी केंद्रीय प्रशासन पूरा नहीं हुआ है। कल जितना भी हमने कवर किया उससे आगे का बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मुगल काल में कुछ उच्चाधिकारियों के बारे में बता देता हूं जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है फ्री में। और मेंस में भी क्या होता है कि अगर पूछ लिया कि मुगल काल के उच्चाधिकारी या मुगल प्रशासन के बारे में पूछ लिया तो उनके बारे में लिखने के लिए एक एक लाइन, दो दो लाइन में अगर आप बहुत सारे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 250 शब्द बन जाते हैं वो। ठीक है, तो मीर आतिश पढ़ना है आज हमने। क्या पढ़ना? मीर आतिश। तो मीर आतिश का मतलब है शाही तोप खाने का प्रधान। क्या होता है? शाही तोप खाने का प्रधान। इतना समझ में आ गया? तोप खाना समझते हैं ना, तो शाही तोप खाने के प्रधान को क्या कहते हैं? मीर आतिश। आज भी तो बोलते हैं आतिशबाजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आतिशबाजी। पटाखे जब फोड़ते हो आप दीपावली में, न्यू ईयर पे भी फोड़े होंगे। एक होता है साहिब तौजीही। क्या होता है? साहिब तौजीही। यह सैनिक लेखाधिकारी होता था। सैनिक लेखाधिकारी को क्या कहते थे? आंसर साहिब तौजीही कहते थे। क्या कहते थे? मुगल काल में, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा कौन करता था? आंसर दीवाने तन करता था। कौन करता था? या उल्टा बोलेंगे अगर हम, दीवाने तन का काम क्या था? वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करना। ठीक है, युद्ध के अवसर को छोड़कर, युद्ध के अवसर को छोड़कर इसे सामान्यतः सेना को वेतन बांटने का अधिकार होता था। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अगला है दरोगाए डाक चौकी। दरोगाए, अब इसका काम क्या होता था? डाक चौकी से समझ में आ रहा है आपके। दरोगाए डाक चौकी गुप्तचर विभाग का प्रमुख। गुप्तचर विभाग का, उल्टा पूछेगा, गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आंसर दरोगाए डाक चौकी। ठीक है, अब दरोगाए डाक चौकी और क्या करता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख होने के साथ साथ, इसके साथ साथ वो पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। किसका? पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। अगला मीर ए अर्ज। कौन है? मीर ए अर्ज। तो बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी कौन होता था? आंसर मीर ए अर्ज होता था। बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी मीर ए अर्ज होता था। अगला मीर ए बहर। हालांकि मुगलों के पास नौसेना बहुत नाम मात्र की थी। नदियों वदियों में तो बोट वोट चलाते थे ये लोग, लेकिन बड़े जहाज नहीं थे इनके पास। ठीक है, फिर भी जल सेना का प्रधान होता था। कौन? मीर ए बहर। क्या होता था? इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना था। शाही नौकाएं समझते हो, है ना, जो शासन, मतलब किसकी, जो बादशाह होता था उसकी जो नौकाएं हैं उनकी देखभाल करना किसका काम था? मीर बहर का काम था। उसके बाद होता है एक मीर तोजक, धर्मानुष्ठान अधिकारी। मीर तोजक कौन होता था? धर्मानुष्ठान अधिकारी। इसका कार्य क्या होता था? मीर तुजुक भी बोलते थे इसको, मीर तोजक या मीर तुजुक। इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना था। क्या करना था? धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना। फिर मीर बर, मीर बर, वन विभाग का अधीक्षक। मीर बर, र के ऊपर फिर र। मीर बर कौन था? वन विभाग का अधीक्षक था। फिर नाजिर बयूतात या दीवाने बयूतात। नाजिर बयूतात या दीवाने बयूतात, ये शाही कारखाने का अधीक्षक होता था। उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन रह चुका है कि शाही कारखाने, शाही कारखाने समझते हो? अगर मैं वर्तमान में बोलूं किसी शाही कारखाने का नाम बताना। देखो, अब राजा तो रहे नहीं, डेमोक्रेसी है, लेकिन सरकार तो है। तो सरकार के कोई बड़े कारखाने का नाम बताओ। जैसे BHEL। BHEL क्या है? IDPL क्या था? सरकार का था ना, केंद्र सरकार का था। तो अब मैं अगर बोलूं कि माना उस समय BHEL किसकी होती? राजा की होती, या IDPL राजा, IDPL तो बंद हो गई वैसे, पर IDPL राजा की होती, है ना। और बहुत सारे कारखाने, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर ये राजा की होती तो उसके ऊपर किस अधिकारी को बिठाता? उन तो दीवाने बयूतात को बिठाता। किसको बिठाता? दीवाने बयूतात या नाजिर बयूतात।
समझ में आ गया? ठीक है। उस समय नहीं होते थे ऐसे कारखाने BHEL वगैरह। कारखाने मतलब हल्के फुल्के, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने गुलामों से बहुत 1,80,000 गुलाम थे उसके पास, काम कराता था उनसे, है ना, तरह तरह की चीज़ें, फलों के बाग लगवाता था, बड़े बड़े नगर बनवाता था, कारखाने थे उसके अपने, वहाँ पर कुछ छोटी मोटी जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं वो बनवाता था। खुफिया नवीस, वाकया नवीस भाई, वाकया नवीस होता था समाचार लेखक। वाकया नवीस क्या होता था? समाचार लेखक, याद रहेगा। जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था। राजा को हर एक बात की जानकारी होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? अभी भी होती है, ऐसा नहीं है। LIU होती है, क्या होती फुल फॉर्म LIU की? पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। ऐसी केंद्रीय स्तर पर क्या होती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है। क्या होती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है। ऐसी CBI होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। और अगर देश से बाहर जासूसी करनी हो तो रॉ होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होती है? रॉ होती है। तो उस जमाने में भी देखो ना, गुप्तचर विभाग कैसा था? वाकया नवीस, समाचार लेखक, यानी राज्य के सारे समाचारों को केंद्र से अवगत कराना होता था। राजा को पता होता था कहां पर क्या होने वाला है। समझ में आया? राजा हो ना, कभी कभी तो लगता है सही लिखते थे कि ऊपर वाले की क्या कुछ ज्यादा ही कृपा होती है राजा पर, बट क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो वैसा ही हो जाता है व्यक्ति। कैसा? और फिर कितनी भी उसको बिजनेस क्यों ना हो, बहुत जीवन वैसा थोड़े रहता है सामान्य। आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, उनका जीवन सामान्य होगा? आपकी तरह नहीं चल सकते वो रोड पर, बहुत मतलब बंदिशें होती हैं, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, खतरा होता है हर समय, है ना, इसीलिए सुरक्षा दी जाती है। तो आप जैसा जीवन नहीं काटते हैं वो लोग, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन फिर क्या है, फिर प्रयास यही रहता है कि एक बार फिर, वंस मोर, दिल मांगे मोर। क्या होता है? इतनी क्या होने के बाद भी, क्यों? क्योंकि सम्मान मिलता है, पद का सम्मान मिलता है, बहुत सारी चीजें। खुफिया नवीस भाई, क्या है? खुफिया नवीस। यह गुप्त पत्र लेखक होते थे भाई, जो गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध कराते थे। तो खुफिया नवीस, वाकया नवीस, वाकया नवीस और खुफिया नवीस, इन्होंने क्या कराना है? केंद्र को अवगत कराना है, राजा को अवगत कराना है कि और हिस्सों में क्या क्या चल रहा है, सारी खबरों से। ऐसे ही होते थे स्वानिध निगार, ये भी समाचार लेखक होते थे। स्वानिध निगार भी क्या होते थे? समाचार लेखक होते थे। फिर होते थे हरकार। हरकारे सुना है आपने? जैसे यहाँ से दिल्ली सूचना भेजनी है तो यहाँ से बैठ के जाएगा ऋषिकेश से घोड़े पर। कहाँ तक जाएगा? ज़्यादा ज़्यादा हरिद्वार तक जाएगा। घोड़ा दिल्ली तक तो जाएगा नहीं, कहाँ तक भाग के जाएगा? तो तेजी से भागेंगे वो तो, शामपुर तक भागेंगे या थोड़ा आगे 10-12 किलोमीटर। कितना कितना भाग सकता है घोड़ा? इतना ही भागेगा, 25 किलोमीटर भाग लेगा ज़्यादा। फिर वहाँ से दूसरा हरकारा होगा, फिर वहाँ से वो उस सूचना को लेगा, फिर वो आगे भागेगा। कहाँ तक भागेगा? वो रुड़की तक भागेगा। फिर रुड़की से फिर वो उठाएगा और फिर कहाँ भागेगा। मतलब छोटे छोटे स्टॉपेज होते थे। हरकारे हर समय तैयार हैं घोड़े के साथ, अपने सूचना पहुंचानी है बहुत जल्दी। कहाँ? तो घोड़े ऐसे नहीं कि बारात की तरह नाचते हुए जा रहे हैं, घोड़े को फुल स्पीड में भगाना है। राजा को जल्दी से जल्दी सूचना देनी है, महाराज यहाँ पर जोशी जी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो फिर विद्रोह का दमन करने के लिए भी फिर क्या होगा? आएगी फिर सेना आएगी। ठीक है जी। तो हरकारे समझ में आ गया। ये जासूस और संदेश वाहक दोनों होते थे। ठीक है। बितिकची भाई बड़ा इंपॉर्टेंट, UPPCS वालों ने पूछा, शायद उत्तराखंड में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत पहले पूछा गया है। अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार में सभी घटनाओं एवं खबरों को लिखने के लिए इनकी नियुक्ति की थी। इसके अतिरिक्त यह प्रांतों की भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। यह अमल गुजार के अधीन कार्य करता था। किसके अधीन? अमल गुजार के अधीन कार्य करता था। यह प्रांतों में खास ध्यान दिया करो, कहां के लिए बोल रहा है? केंद्र के लिए बोल रहा है, प्रांत के लिए बोल रहा है, सरकार के लिए बोल रहा है, या परगने के लिए बोल रहा है? देखो आज जैसे होते हैं ना, जिस तरह के अधिकारी आज होते हैं, उसी तरह के अधिकारी लगभग लगभग उस समय होते थे। हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है। केंद्र के पढ़ लिए हमने, फिर प्रांत के पढ़ लिए, और फिर आपने वो भी करना है कि जो काम केंद्र में ये कर रहा है वो काम प्रांत में कौन कर रहा है। ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ लिया? सरकार का पढ़ लिया, डिस्ट्रिक्ट का, फिर परगने का पढ़ लिया, फिर गांव का पढ़ लिया। गांव में तो कम ही होते थे, लेकिन मैंने कहा प्रांत और केंद्र का क्या करना है आपने?
मतलब कनेक्ट करके पढ़ना है कि जो काम केंद्र में ये कर रहा है वही काम परगने या प्रांत में ये कर रहा है, और वही काम सरकार में ये कर रहा है, वही काम परगने में ये कर रहा है। नहीं समझ में आया भाई? जैसे गांव में पटवारी होता है, गांव का मतलब गांव एक एरिया होगा पटवारी का, पटवारी चौकी होगी, तो पटवारी कर रहा है, पटवारी का हेड हो गया कानून गो। कौन हो गया? कानून गो। अब बहुत सारे पटवारी जो होंगे वो कानून गो के अंडर में होंगे, वो कानून गो को रिपोर्ट करेंगे। फिर क्या होगा? तहसील होगी, वहां पे तहसीलदार होगा। क्या होगा? तहसीलदार होगा। कई तहसीलों के ऊपर परगना होगा, वहां पे एक परगना अधिकारी होगा, एसडीएम होगा। होगा। फिर परगना अधिकारी के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा? डीएम होगा। फिर कई डिस्ट्रिक्टों में क्या होगा? मंडल होगा, तो मंडल कमिश्नर होगा। फिर मंडल कमिश्नर के ऊपर कौन होगा? फिर सबसे ऊपर जो होगा वो मुख्य सचिव होगा। तो सारे जितने नीचे होंगे वो क्या होंगे? समझ में आ रहा है? जैसे आज डिवीजन पढ़ते हैं हम, वैसे ही डिवीजन हमने यहां पढ़ना है कि भाई ये मुगल कैसे चलाते थे या सल्तनत में कैसे चलता था, बस इतना ही अंतर है। तो थोड़ा नाम याद करने पड़ते हैं, ये नाम से आप परिचित नहीं हो बचपन से, ठीक है? तो भाई बितिक्ची समझ में आ गया। अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष को खास ध्यान देना है आपने। क्यों क्यों अपॉइंट किया था इन्हें? कि भाई दरबार की सभी घटनाओं और खबरों को लिखना है, इनका काम क्या है। और साथ में प्रांतों की भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करना है। ऐसे थोड़े खाली लिखने का काम दे देंगे। जब आप 1 लाख का काम करोगे तब 10,000 रुपए देती है सरकार तनख्वाह। कितनी? फिर है परवानची। फिर कौन है? परवानची। अब ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाला जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसी आज्ञाओं को कौन लिखता था? परवानची लिखता था। फिर है मुशरिफ। फिर कौन है? मुशरिफ। अब जैसे 2 लड़कों ने झगड़ा कर दिया, अब कोड़े मारने हैं, तो कहाँ जाएंगे? राजा के पास भाई। ऐसे तो पता नहीं कितने लोग झगड़ रहे होंगे, पति पत्नी झगड़ गए, किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, अब राजा के पास थोड़े जाएंगे छोटी छोटी घटनाओं को लेकर। तो जो क्या होगा कि परवानची लिख देगा कि 20 कोड़े मारे जाए इनके। क्या किया जाए? तो अब कहाँ मोहर लगवाने जाएंगे कि महाराज मारे कि नहीं मारे उन पे कोड़े, है ना? छोटे मोटे नहीं। हाँ, बड़ी घटना हो गई तो क्या फिर? तो राजा के पास जाते थे वो। मुशरिफ हो गए भाई, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। अब इंपॉर्टेंट हो गया है, क्या हो गया? राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार करना किसका काम था? मुशरिफ का। तो मुशरिफ के ब्रैकेट में आप लेखाधिकारी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लेखाधिकारी। समझ में आ गया? तो मुशरिफ कौन थे? लेखाधिकारी थे। ये ना मुशरिफ और मुहत्सिब में बड़ा मुंह हो गया ना, मुहत्सिब और मुशरिफ। मुहत्सिब अलग थे। मुहत्सिब जो थे वो सार्वजनिक आचार नियंत्रक थे। वो क्या थे? वो औरंगजेब के समय में मंदिरों को तोड़ो, मस्जिद बनाओ, वो 5 टाइम नमाज अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुसलमान, कोई शराब तो नहीं पी रहा है ना, इस्लाम के नियमों पर चल रहे हैं लोग कि नहीं चल रहे हैं। तो वो मुहत्सिबों का काम था। समझ में आ गया? बल्कि माप तौल के पैमानों की भी देखभाल करता था मुहत्सिब। क्या करता था? माप तौल के पैमानों की देखभाल भी करता। कहीं ऐसा तो नहीं कम तोल रहा कोई ऐसा तो नहीं कि क्या ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 किलो की जगह कोई 1.25 किलो काजू दे दे, क्या कौन बोलेगा? शिकायत करेगा कोई? कम नहीं होना चाहिए ना। और वस्तुओं के मूल्य को निश्चित करने का उत्तरदायित्व भी किसका था? मुहत्सिब का था। तो मैंने कहा मुहत्सिब और मुशरिफ में कंफ्यूज मत होना। मुशरिफ जो होता है वो लेखाधिकारी होता है, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, जबकि मुहत्सिब जो होते हैं वो कौन होता है? सार्वजनिक आचार नियंत्रक होते हैं। क्या होते हैं? सार्वजनिक आचार नियंत्रक होते हैं, माप तौल के पैमानों की देखभाल करते हैं, वस्तुओं के मूल्य को निश्चित करने का उत्तरदायित्व भी इन्हीं पर होता है। ठीक है, होता था मतलब। अगला है मुस्तौफी। मुस्तौफी यह मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय का लेखे जोखे की जांच करता था। क्या करता था? मुस्तौफी। ए मुमालिक पढ़ेंगे आप आगे चलकर, तो मुस्तौफी पढ़ लीजिए खाली। मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा की जांच कौन सा अधिकारी करता था? आंसर मुस्तौफी करता था। तो मुशरिफ और मुस्तौफी को एक साथ पढ़ना। मुस्तौफी ने तैयार किया और मुशरिफ ने तैयार किया, मुस्तौफी ने जांच की। ठीक है, उसके बाद आमिल होते थे भाई। कौन होते थे? ये परगने का वित्त अधिकारी होता था। परगना समझ रहे हो? पहले केंद्र, फिर प्रांत, फिर जिला मतलब सरकार, फिर परगना। तो परगने का वित्त अधिकारी क्या कहलाता था? आमिल कहलाता था।
अच्छा, आमिल कहाँ नहीं थे? अकबर के शासनकाल के 18वें वर्ष इसकी नियुक्ति की गई थी। किसकी? आमिल की। कौन से वर्ष? 18वें वर्ष। अब किस्मत खराब होती जब ऐसे पूछता है कौन से वर्ष, किसको याद रहता है इतना, पर याद करना है। 18वें वर्ष आमिल। कहां कहां नहीं थे? गुजरात में नहीं था, बिहार में नहीं था, बंगाल में नहीं था, बाकी पूरे प्रांत में क्या होते थे? संपूर्ण उत्तर भारत में एक आमिल का पद का गठन किया गया था। किसको छोड़कर? गुजरात, बिहार, बंगाल। गुजरात, बिहार, बंगाल को छोड़कर, ठीक है। फिर होते थे भाई मुसद्दी। कौन होते? मुसद्दी लाल। पुराना एक नाटक आता था, मुसद्दी लाल था उसमें। यह बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था भाई। क्या करता था? बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल का करना किसका कार्य था? मुसद्दी का कार्य था। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो एक थोड़ा मुख्य काजी के बारे में बता देता हूं। काजी उल कुजात बोलते हैं इसको, कई बार सुना होगा आपने। मियां बीबी राजी क्या करेगा काजी, सुना है? तो काजी उल कुजात। मुगल बादशाह सभी मुकदमों का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते थे। भाई इतने मुकदमे होते थे कि स्वयं तो नहीं कर सकते थे, फिर कौन करता? काजी जी। कौन करते थे? और इस्लामिक कानूनों के हिसाब से, शरा के हिसाब, शरीयत के हिसाब से करते थे, ठीक है। इसलिए उसने राजधानी में एक मुख्य काजी यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जो मुस्लिम कानूनों के अनुसार न्याय करता था। किसके अनुसार? मुख्य काजी की सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे। कौन नियुक्त होते थे? मुख्य काजी की सहायता के लिए कौन नियुक्त किए गए? मुफ्ती नियुक्त किए गए, जो कानून की व्याख्या करते थे और उसी के आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। तो आज भी तो न्याय व्यवस्था वैसे ही है भाई। एक देश में सुप्रीम कोर्ट है, प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट है। कुछ राज्य ऐसे हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है ना। हर राज्य में नहीं है, हर राज्य में हाई कोर्ट नहीं है। 28 राज्य हैं हमारे, लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं बताओ? आप बताओ भाई, आप न्यायालय से हो। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं देश में? देखो लास्ट में तो एक वो बना था, कौन सा? एमएमटी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। पहले 21 थे, फिर 24 हुए, फिर 25वां बन गया था। कौन? अमरावती। अमरावती बना था, है ना। 25 हाई कोर्ट है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। भाई ठीक है, उच्च न्यायालय हो गए, तो यार सारे मामले उच्च न्यायालय थोड़े जाएंगे। फिर क्या होते हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। फिर आपके जो जितने भी आप देख रहे हैं, जहाँ पे कौन बैठते हैं? मुंसिफ मजिस्ट्रेट बैठते हैं। कौन बैठते हैं? भाई छोटे छोटे जो तहसील जो होंगी, वहाँ क्या होंगे? तहसील में तहसीलदार का अपना कोर्ट होगा, एसडीएम का अपना कोर्ट होगा। हो सकता है आपके न्यायालय भी हों, जैसे आपका नरेंद्र नगर में न्यायालय है, आपका ऋषिकेश में न्यायालय है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि बड़े मतलब छोटे मुकदमे कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। फिर अगर यहाँ से संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति, तो फिर आगे अपील करेगा। समझ में आ गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में करेगा, फिर सिंगल बेंच बैठेगी। सिंगल बेंच से भी संतुष्ट नहीं है, फिर डबल बेंच बैठेगी। फिर डबल बेंच से भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर अगर हाई कोर्ट ने लिख के दिया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है, तभी सुप्रीम कोर्ट लेगा। नहीं तो ऐसे नहीं कि आपकी किसी ने 100 वर्ग जमीन कब्जा दी और आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसे मामले नहीं जाते हैं, उनको निचले स्तर पर ही क्या किया जाता है? निपटाया जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो मुख्य काजी समझ गए भाई आप, मुख्य न्यायाधीश, और उसकी सहायता के लिए मुफ्ती। कौन? मुफ्ती। अच्छा, जो जांच करता था वो मुफ्ती करता था। तब मुफ्ती से पूछा जाता था काजी के द्वारा, जो काजी उल कुजात होता था, वो बोलता हाँ भाई क्या है, तो वो बताता जी ऐसा 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 है। तो फिर वो इस्लामिक कानून के हिसाब से न्याय करता था। काजी जी बड़ा सम्मानित पद था। फिर मैंने आपको एक और बताया था, सदरुल सुदूर, धार्मिक कार्यों का जो है ना प्रबंध करता था, दान देना, ठीक है। तो कई बार क्या होता था, काजी और क्या सद्र का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। क्या दिया जाता था? ये पढ़ना है आपने आगे चलकर। अब आगे भाई हम प्रांतीय शासन में, किसमें? केंद्र में। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। कल का पूरा 45 मिनट लगा, आज थोड़ा बहुत और टाइम लग गया, लगभग 1 घंटा सिर्फ केंद्र में लग गया। अब प्रांत का मैं क्या कर रहा हूं? प्रशासन बता रहा हूं। तो मुगलों का प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का ही प्रतिरूप था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य सूबों में बटा था। किसमें? प्रांतों को सूबा कहते थे। क्या बोलते थे? और यहाँ पे जो वो होता था ना सूबादार, बाद में सूबेदार बोला गया उसे, लेकिन सूबादार यानी प्रांत का जो क्या है।
तो मैंने कहा केंद्र प्रांत सूबों में बटा था, सूबों को प्रांत कहते थे, प्रांत सरकारों में बटा था, सरकार जिले को बोलते थे, जिलों को सरकारों में यानी जिलों में, सरकार जो थे वो परगने में बटे हुए थे, परगनों को क्या बोलते थे, महाल भी बोलते थे। क्या बोलते थे? महाल। फिर परगनों में क्या होता था, गांव में, गांव होते थे बहुत सारे गांव से मिलकर एक परगना बनता था। ठीक है। बाबर और हुमायूं के शासनकाल में, मुगल काल में, मुगल प्रदेशों के प्रशासनिक मंडल यानी सूबों यानी प्रांतों की अपेक्षा जिले यानी सरकार में विभक्त थे। शेरशाह ने भी प्रांतों को समुचित रूप से संगठित नहीं किया था, लेकिन सर्वप्रथम अकबर ने ही प्रांतीय प्रशासन के लिए एक नया और विस्तृत आधार प्रस्तुत किया। बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, शेरशाह हो गया, इसके समय प्रांतों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अकबर ने क्या किया, प्रांतीय प्रशासन पर एक नया और विस्तृत आधार प्रस्तुत किया। 1580 में अकबर के साम्राज्य में कितने सूबे थे? 12 सूबे थे। कितने प्रांत थे? 12 प्रांत थे। लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते वो क्या हो गए? 15 हो गए। कैसे बढ़े? बाद में उसने दक्कन के बरार, खानदेश और अहमदनगर, बरार, खानदेश और अहमदनगर, ये 3 और जुड़ गए, दक्षिण भारत के 3 सूबे और जुड़ गए, तो सूबों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। यानी अकबर के शासन के अंतिम समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अच्छा, यूपी वालों ने क्या किया? 1580 तक पूछे। क्या पूछे? अब किसी जमाने की बात कर रहा, हम लोग 15 पढ़ के गए थे, उसने पूछा 1580 तक कितने थे? आंसर 12। कितने? 12। ठीक है। अंतिम समय में कितने थे? 15। आगे अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में केवल 12 सूबों का ही क्या किया है? वर्णन किया है। जहांगीर ने कांगड़ा विजय करके उसे लाहौर सूबे में मिला लिया। कांगड़ा समझते हो? कांगड़ा घाटी कहाँ पड़ता? कांगड़ा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिम का आंचल। ठीक है। कांगड़ा घाटी को क्या कर दिया भाई? जीत कर उसने लाहौर सूबे में मिला लिया, जो पहले से ही एक सूबा था, इसलिए उसके समय में भी सूबों की संख्या पहले जैसी रही, यानी 15 ही रही। ठीक है। शाहजहां ने क्या किया? कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा, कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा। अकबर के समय में क्या थे? लाहौर, मुल्तान और बंगाल सूबों में सम्मिलित थे। यानी जो कश्मीर था वो लाहौर सूबे में था, थट्टा जो था वो मुल्तान में था। थट्टा कहाँ था? मुल्तान में था। और जो उड़ीसा था वो बंगाल में था। इसने क्या किया? इन्होंने, शाहजहां ने स्वतंत्र सूबे बना दिए, ये 3 क्या कर दिए? अब सूबों की संख्या बढ़कर, ऐसा नहीं कि जीता एक्स्ट्रा, 18 हो गई। अब सूबे बढ़ गए, मतलब जैसे हमारे यहाँ नहीं बोलते कि अब नए डिस्ट्रिक्ट बनने की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में नए नए डिस्ट्रिक्ट बनते रहते हैं, बनते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को ये बोल रहे थे, बहन मायावती ने लास्ट में जाते हुए कहा था कि मैं 4 भागों में क्या करूंगी इसको, 4 छोटे छोटे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश हो गया है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर मैं दोबारा आई तो मैं क्या करूंगी, 4 पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुछ ऐसा करके बात चल रही थी। लेकिन फिर उसके बाद वो आए नहीं, उसके बाद उसका विभाजन हुआ नहीं। तो मैंने कहा ऐसे ही शाहजहां ने क्या किया, नया नहीं जीता, उन्हीं सूबों को तोड़कर 3 सूबे और बना दिए, तो अब सूबों की संख्या कितनी होगी? 18 हो गई। इतना समझ में आ गया? ठीक है। शाहजहां ने क्या किया? 1633 में अहमदनगर को पूर्ण तरह से जीत लिया, पूर्ण रूप से जीत लिया। ये तो पता ही है आपको, अहमदनगर को किसने जीता? शाहजहां ने जीता। साम्राज्य में मिलाया, किंतु उसे कोई नया सूबा नहीं बनाया, क्योंकि अकबर के काल में ही अहमदनगर एक सूबा बन चुका था। ठीक है जी, चलो जी। फिर औरंगजेब ने बीजापुर 1686, मैंने कई बार बताया आपको, बीगो याद रखना आपने, गो भी याद रखना है। बी मतलब बीजापुर, गो मतलब गोलकुंडा। तो बीजापुर और गोलकुंडा को, यानी 86 और 87, 1686 बीजापुर, 1687 गोलकुंडा को जीतकर साम्राज्य में मिलाने से अब सूबों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। इसने नए जीते। किसने? औरंगजेब ने। ये 2 नए सूबे जीत लिए, तो कितनी हो गई अब संख्या? 20 हो गई। सूबेदार अकबर के काल में प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को सरकारी तौर पर सिपह सालार कहा जाता था। क्या बोलते थे? सिपह सालार मतलब गवर्नर, सिपह सालार मतलब गवर्नर। उसी को सूबेदार भी बोल रहे, उसी को सिपह सालार भी बोल रहे, हम लोग उसको गवर्नर बोल रहे। क्या बोल रहे? गवर्नर। वो लोग यूज नहीं करते थे इस शब्द को। अब जैसे सिकंदर के समय में क्या बोलते थे? छत्रप। छत्रप सिकंदर थोड़े बोलता था, हम लोगों ने लिखा है छत्रप। छत्रप जो शब्द है शायद
मतलब गवर्नर को छत्रप बोलते, क्योंकि सिकंदर की भी एक विशेषता थी, वो जहां जीतता था एक छत्रप छोड़ा फिर आगे बढ़ता था, फिर वहां पे एक छत्रप छोड़ा फिर आगे बढ़ता था। छत्रप मतलब गवर्नर। यहां पे हम बोल रहे हैं सिपह सालार। क्या बोल रहे हैं? जिसे उसके उत्तराधिकारियों के समय में क्या कहा गया, बाद में उत्तराधिकारी मतलब अकबर के उत्तराधिकारियों के समय में क्या कहा गया, नाजिम। क्या कहा गया? ये नाजिम सूबा। क्या कहा गया? अब जनसाधारण ना इतना लंबा नहीं बोलती कभी भी, नाजिब सूबा कौन बोलेगा, सूबादार। क्या बोला? बाद में सूबादार सूबादार बोलते बोलते वो सूबेदार हो गया। क्या हो गया? सूबेदार हो गया, खत्म। सूबा साहब हो गया। कौन आ रखे साहब की? सूबा साहब आ रखे हैं, गवर्नर साहब आ रखे हैं, है ना। ये केवल सूबा बोलते थे कभी। कौन आ रखा भाई? सूबा आ रखा की। कौन आ रखा? सूबा। समझ में आ गया? ठीक है। सूबेदार के को सूबे के संपूर्ण सैनिक और असैनिक अधिकार प्राप्त थे। सूबेदार को क्या थे? सैनिक और असैनिक अधिकार प्राप्त थे। सूबेदार का स्थानांतरण आवश्यकता पड़ने पर होता रहता था। भाई एक ही जगह पर सूबेदार को रखेंगे, वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता था, है ना। इसीलिए ट्रांसफर की क्या होती है, रीत होती है। आईएएस को भी एक ही जगह पे नहीं रखते हैं ज्यादा दिनों तक। पता चला बहुत ज्यादा क्या हो गया, घुल मिल गया। घुल मिल गया तो भाई फिर तब क्या होता है, घुलने मिलने से क्या होता है, आपने अगर किसी की चाय पी ली तो समझ लो गड़बड़ हो गया। उस चाय का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। समझ में आया? इसलिए जो ईमानदार अधिकारी होता है वो दो काम करता है। एक, अपनी पॉकेट सिलवा देता है, यहाँ पे पहले सिलाई मरवा देता है यहाँ पर, कहाँ पर, ताकि कोई घूस ना रख सके। और दूसरा, वो चाय नहीं पीता किसी की। क्या नहीं पीता? चाय तक नहीं पीता है, वही ईमानदार है। अगर आपने किसी की चाय पी ली, अगर आपने दिवाली में किसी से गिफ्ट ले लिया, ड्राई फ्रूट्स का डब्बा ले लिया, तो समझ लो अगले दिन क्या होगा। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट। समझ में आया? आप लोग बोलते ना घुलते मिलते नहीं है, इसलिए घुलते मिलते नहीं, ठीक है ना। और जजेस जो होते हैं उनके लिए तो अलग ही होता है। उनको तो ज्यादा देर किसी विवाह में रुकना भी नहीं है। मतलब अपने उसमें है, अगर जजों में है तो ठीक है, लेकिन किसी जनसाधारण के कार्यक्रम में नहीं जाना है, खुद नहीं जाना है कहीं पर, मुख्य सड़कों से होके जाना, गलियों से नहीं होके जाना है। आपने पहले ही सूचित करना थानों को कि भाई यहाँ से हम क्या है निकलेंगे, क्योंकि खतरा होता है। क्या होता है? न्यायाधीश हैं वो। क्या है? न्यायाधीश। समझ में आया? ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो और गोलगप्पे खा रहे हो, बतिया रहे हो, नहीं होगा ऐसा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, आपके लिए जो भी सामान आएगा ऑर्डरली लेके आएगा। क्या लेके आएगा? आप अपने स्टाफ से बात कर सकते हो, अपने जो क्या होंगे समकक्ष होंगे उनके साथ बैठ सकते हो, वहां पर चाय पे जा सकते हो, एक जज साहब दूसरे जज साहब के यहाँ जा सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि विवाह में कई लोग आपको घेर के बैठे हुए और आप उनसे बहुत देर तक बातें कर रहे हो। नहीं, इंटरेक्शन नहीं करना है। इंटरेक्शन से क्या होगा, न्याय प्रभावित होता है। क्या होता है? ठीक है। तो ये चीजें हैं भाई। कहां तक पहुंचे भाई हम? सूबेदार को सूबे के संपूर्ण सैनिक और असैनिक अधिकार प्राप्त थे। सूबेदार का स्थानांतरण आवश्यकता पड़ने पर होता रहता था। आवश्यकता पड़ने पर होता रहता था, ठीक है। 1586 में अकबर ने सूबों में एक नया परिवर्तन करते हुए एक नया दीवान पद सृजित कर दिया, जो सूबेदार की शक्ति पर नियंत्रण रखता था। तो सूबेदार की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर ने किस नए पद का सृजन किया? आंसर, दीवान सूबा। दीवान तो बड़ा हो गया वैसे केंद्र का, दीवान सूबा, ठीक है। दीवान वैसे दीवान बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब सूबेदारों यानी गवर्नरों को किसी भी जागीरदार या अधिकारी को अपनी स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन करने पर उसे दंडित करने का अधिकार था, किंतु वह केंद्र से सीधा संबंध रखने वाले किसी भी शहजादे को दंडित नहीं कर सकता था। जमींदारों को दंडित कर सकता था अगर आज्ञा का उल्लंघन कर दिया किसी ने, किसी भी जागीरदार ने, जमींदार ने क्या कर दिया, हाँ, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो सूबेदार जो था वो उसको दंडित कर सकता था, लेकिन राजकुमारों को नहीं कर सकता था, क्योंकि केंद्र से होते थे ना संबंधित। कौन? आपने पढ़ा भी होगा कि मनसब 10 का भी होता था, 10,000 का भी होता था। बड़े मनसब जो राजकुमारों को दिए जाते थे, किसको? सिर्फ राजकुमारों को दिए जाते थे। ज्यादा से ज्यादा मनसब अगर किसी को दिया होगा तो 7,000 का मनसब, 5,000 का मनसब, बहुत ही सम्मानित अगर कोई व्यक्ति रहा होगा। उससे ऊपर के मनसब सिर्फ राजकुमारों को, है ना। जैसे कभी दारा शिकोह का मनसब पढ़ना कितना था, औरंगजेब का मनसब पढ़ना कितना था, या शाहजहां का मनसब कितना था, ठीक है। चलो जी,
मुगल काल में गवर्नरों को किसी भी राज्य में संधियां तथा सरदारों को मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं होता था, किंतु अपवाद स्वरूप अकबर ने केवल गुजरात के गवर्नर को, अपवाद आ गया, क्वेश्चन बनेगा, गुजरात के गवर्नर यानी सूबेदार यानी टोडरमल को, किसको? टोडरमल को राजपूतों से संधि करने और उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार प्रदान कर रखा था। ये देखो, ये बड़ी चीज है कि टोडरमल को क्या कर रखा था? राजा टोडरमल आईने दहसाला, आईने 10 साला या दहसाला, दह मतलब 10। फिर भाई प्रांतीय दीवान होता था, तो प्रांतीय दीवान दीवाने सूबा बोलते थे इसको, क्या बोलते थे? दीवाने सूबा। सूबे यानी प्रांत का वित्त अधिकारी होता था। क्या होता था? वित्त अधिकारी होता था। देखो भाई, राजा भी चालाक थे, अगर सेना और वित्त दोनों एक ही हाथ में रख दिए ना, गड़बड़ हो जाएगा। पैसा और सेना यही तो चाहिए क्या करने के लिए, तो वित्त अलग रखा जाता था, सेना अलग रखी जाती, ठीक है। तो प्रांतीय दीवान यानी दीवाने सूबा, सूबे यानी प्रांत का वित्त अधिकारी होता था, तो वित्त अधिकारी पे खास ध्यान देना है आपने, प्रांतीय दीवान। यद्यपि वह ओहदे में सूबेदार से नीचे होता था, किंतु वह सूबेदार गवर्नर का मातहत नहीं होता था, मतलब सबऑर्डिनेट नहीं होता था, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसको ऑर्डर करेगा, ठीक है, मातहत नहीं होता था। वह सीधे शाही दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी प्रांत का जो दीवाने सूबा है, दीवाने प्रांत या दीवाने सूबा जो है, वो केंद्र के दीवान से बात करेगा, इससे बात नहीं करेगा। किससे? किससे? सूबेदार से बात, मतलब सूबेदार उसको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्र में जो दीवान है उसके प्रति उत्तरदायी है, प्रांत के सूबेदार के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और वित्त अधिकारी है, क्या है? वित्त अधिकारी, ठीक है। लेकिन ओहदे में नीचे है, ओहदे में क्या है? नीचे है, ठीक है। दीवाने सूबे में वित्त एवं राजस्व का प्रमुख, दीवाने सूबे में वित्त एवं राजस्व का प्रमुख होता था, जबकि सूबेदार कार्यकारिणी का प्रमुख होता था। सूबेदार किसका प्रमुख होता था? कार्यकारिणी का। दीवाने सूबा वित्त एवं राजस्व का प्रमुख होता था। दीवाने सूबा क्या है? वित्त, और वित्त मतलब फाइनेंस, राजस्व मतलब रेवेन्यू का प्रमुख है। यानी वित्त और राजस्व किसके पास है? दीवाने सूबा के पास है। जबकि कार्यकारिणी किसके पास है? सूबेदार के पास है। कार्यकारिणी का प्रमुख कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? सूबेदार। दीवाने सूबे का प्रमुख कार्य भू राजस्व एवं अन्य करों की वसूली करना। दीवाने सूबे का काम क्या है? भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू, और जितने भी टैक्सेस हैं उनकी वसूली करना। और क्या काम है उसका? आय व्यय का हिसाब रखना, आय व्यय का हिसाब रखना। सूबे की आर्थिक स्थिति की सूचना केंद्र सरकार को देना, और साथ साथ क्या? दीवानी यानी धन अथवा लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय करना। धन अथवा लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय करना किसका काम था? दीवाने सूबा का। समझ में आ गया? ठीक है। अब आप बार बार कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि कई बार हम बोल रहे हैं दीवान, कई बार हम बोल रहे हैं दीवान, इसलिए बोल रहे हैं दीवान केंद्र में है, दीवाने सूबा कहाँ है? प्रांत में है। कहाँ पर है? प्रांत में है, ठीक है। चलो, इस प्रकार दीवान और सूबेदार एक दूसरे के नियंत्रण रखते थे। प्रांत को शासनाधिकार का यह विभाजन मिस्र की सरकार की अरबी व्यवस्था से मिलता जुलता था। बख्शी, अब कौन है? बख्शी। बख्शी की नियुक्ति केंद्रीय मीर बख्शी के अनुरोध पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। बख्शी का काम क्या था? बख्शी के मुख्य कार्य जो था, सूबे की सेना, अब सूबे में भी सेना होती थी, सूबे की सेना की देखभाल करना था। सूबे की सेना का देखभाल करना किसका काम था? बख्शी। और वहां पे हमने क्या पढ़ा था? केंद्र में मीर बख्शी। क्या पढ़ा था? तो वहां था मीर बख्शी, यहाँ पे बख्शी। अब इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? मीर बख्शी के कहने पर कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है। केंद्र मतलब शाही दरबार यानी राजा के द्वारा की जा रही है। किसकी? बख्शी की नियुक्ति। इतना समझ में आ गया? भाई अभी भी तो ऐसे ही होता है, आईएएस बनोगे तो आपके जो नियुक्ति पत्र है उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। किसके? और आपको राष्ट्रपति के अतिरिक्त उसका कोई सबऑर्डिनेट आपको नहीं हटा सकता। इसीलिए तो सिविल सर्विस में यह माना जाता है कि ट्रांसफर कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? नौकरी से नहीं निकाल सकते हो।
अब आप प्रांतीय सेवा में आओगे, पीसीएस बनोगे, तो आपके नियुक्ति पत्र पर किसके हस्ताक्षर होंगे? गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। किसके होंगे? अब आपको गवर्नर से नीचे का कोई व्यक्ति नहीं हटा सकता, गवर्नर से ऊपर का व्यक्ति हटा सकता है। अब गवर्नर से ऊपर कौन होते हैं? यानी गवर्नर स्वयं हटा सकते हैं। जब आपका नियुक्ति, माना आपने कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया, तो आपकी जो वो है क्या नियुक्ति है, उसको रद्द करने के लिए फिर गवर्नर के साइन होंगे। अगर आप आईएएस हो, अगर आपका नियुक्ति पत्र आपकी बिल्कुल क्या करनी है, हटानी है, मतलब आपकी नौकरी खत्म करनी है, तो राष्ट्रपति के साइन होंगे। फिर समझ में आया? यही व्यवस्था तो क्या करती है, यही व्यवस्था आपके कैरियर को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। समझ में आया? तो ऐसे ही मैंने कहा फिर बख्शी जो है, क्या बख्शी का मुख्य कार्य क्या हो गया? सूबे की सेना की देखभाल करना, और प्रांतीय बख्शी को वाकिया निगार, वाकिया नवीस के रूप में भी कार्य करना होता था। वाकिया निगार या वाकिया नवीस के रूप में भी कार्य करना होता था। इस रूप में इसका कार्य सूबे की समस्त जानकारी केंद्र को देना था। किस रूप में? वैसे वो बख्शी है, उसका काम क्या है? खाली सेना, सूबे की सेना की देखभाल करना, लेकिन साथ साथ वो वाकिया नवीस के रूप में भी कार्य कर रहा है, और सूबे की समस्त जानकारी किसको दे रहा है? केंद्र को दे रहा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। फिर भाई प्रांतीय बख्शी और केंद्रीय मीर बख्शी में एक अंतर यह था कि प्रांतीय बख्शी सेना का वेतनाधिकारी होता था। अब ये अलग हो गया, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या होगा? जो प्रांतीय बख्शी है वो प्रांत की सेना को वेतन दे रहा है, लेकिन केंद्रीय मीर बख्शी जो है वो सेना का वेतनाधिकारी नहीं होता है। केंद्र की सेना को जो वेतन देते हैं सिर्फ युद्ध के समय देता है। ये किसके समय? युद्ध के समय देता है, ठीक है। बाकी और समय में केंद्र खुद देता है वेतन, दीवाने तन देता है। कौन देता है? दीवाने तन। केंद्र ने एक अधिकारी नियुक्त कर रखा, दीवाने तन, वो वेतन देगा केंद्रीय सेना को, ठीक है। जब युद्ध हो रहा होगा तब मीर बख्शी जो होगा वो वेतन देगा सैनिकों को, लेकिन प्रांतीय जो बख्शी है वो सेना का वेतनाधिकारी भी है। ये अंतर है। इतना समझ में आ गया? अच्छा जी, केंद्र में यह काम दीवाने तन करता था। आगे, प्रांतीय गवर्नर एवं प्रांतीय दीवान के बीच टकराव हो जाने पर, अरे भैया टकराव भी होगा। प्रांतीय गवर्नर मतलब दीवान, प्रांतीय गवर्नर मतलब सूबेदार, प्रांतीय गवर्नर मतलब सूबेदार, और प्रांतीय दीवान मतलब दीवाने सूबा, दीवाने सूबा। उसके बीच में अगर टकराव हो जाता है तो सूबों की समस्त जानकारी को केंद्र सरकार तक भेजने के लिए संवाददाताओं की एक टोली होती थी, जिसे क्या बोलते थे? सवानी नवीस, खुफिया नवीस कहा जाता था। वे गुप्त रूप से केंद्र को सूबे की सूचनाएं उपलब्ध कराते थे, और बाद में वे ही डाक अधिकारी के रूप में काम करते थे। इतना समझ में आ गया? उसके बाद है प्रांतीय सद्र। प्रांतीय, अब वहां पे सद्र सुदूर पढ़ा था हमने, धार्मिक जो है ना, दान वान देना, प्रांत में भी होता था प्रांतीय सद्र। प्रांतीय सद्र एवं प्रांतीय काजी का पद कभी कभी एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। अब यहाँ पे देखो, ये एक ही व्यक्ति को दे रहे हैं, वहां पर हो सकता है अलग अलग को देंगे, क्योंकि केंद्र में ज्यादा काम है। प्रांतों में एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है, क्या? काजी और सद्र। काजी क्या करेगा? न्याय करेगा। सद्र क्या करेगा? अच्छा, काजी न्याय कैसे करेगा? क्योंकि वो इस्लाम जानता है, इस्लामिक कानूनों को जानता है। और सद्र क्या? क्योंकि धर्म क्या है? इस्लाम है। तो वो दोनों एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है। सद्र की दृष्टि से वह क्या करेगा? प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम धर्म के कानूनों का पालन की व्यवस्था करेगा, और काजी की दृष्टि से वो क्या करेगा? न्याय करेगा। और सद्र का काम ही होगा किसको दान देना है, विद्वानों को दान देना, किसको भूमि दान देना है, किसको क्या करना है। ये समझ में आया? प्रांतीय सद्र अनुदानों में उत्तराधिकार या अन्य विवाद उठने पर भी निपटारा भी मतलब उसका निपटारा भी करता था। उसे मीर ए अदल भी कहा जाता था। किसको? प्रांतीय सद्र को मीर ए अदल भी कहते थे। फिर हो गया अब कोतवाल। भाई कौन? तो सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून व्यवस्था की देखभाल करना किसका काम था? कोतवाल का काम था। किसका? कोतवाल का काम था। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद हम करेंगे सरकार, ठीक है। तो कोतवाल बनो। अब दरोगा का पेपर होने वाला है, वहां पर भी उत्तराखंड आएगा। भाई क्या आएगा? उत्तराखंड आएगा, इतिहास भी आएगा, भूगोल भी आएगा, संविधान भी आएगा, सब आना है। इसलिए अभी से तैयारी करो। फिर जब आप दरोगा बन जाओगे तो दरोगा बनने के लगभग 16-18 साल बाद आप कोतवाल बनोगे। क्या बनोगे? वो भी अगर आपका रिकॉर्ड सही रहा तो।
15, 16, 17, 18 साल बाद क्या बनोगे? कोतवाली मिलेगी फिर। ठीक है, आज भी बोलते हैं कोतवाल। क्या बोलते हैं? कोतवाल बोलते हैं आज। कितना टाइम हो गया जी? मैं बंद कर